नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है खबर दमदार का। मैं हूं आपके साथ मारू तेवतिया और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में कल तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तीसरे चरण में अखिलेश यादव, सतीश महाना, एसपी सिंह बघेल, शिवपाल यादव समेत कुल 627 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। मतदान से पहले राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। करीब 2 करोड़ 15 लाख मतदाता तीसरे चरण में अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने पहले 2 चरणों की तरह ही तीसरे चरण में भी बेहतर तरीके से मतदान कराने की उम्मीद जताई है। तो कल तीसरे चरण की वोटिंग है। 16 जिले की 59 सीटों पर कल मतदान होगा और न्यूज 18 जिस तरह से 2 चरणों में अपील करता आया है और तीसरे चरण के लिए भी यही अपील की आप सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। आप वक्त निकालिए और पोलिंग बूथ तक पहुंचिए और अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए। अब आपको बताते हैं कल किन जिलों में वोटिंग होगी और कहां कितनी सीटें हैं, यह हम आपको बताते हैं। 16 जिलों में वोटिंग होनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं औरैया की 3 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे कल, जिसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। और इसके अलावा आगे बात करें महोबा में 2 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर कल मत का प्रयोग आप कर सकते हैं अगर आप महोबा निवासी हैं तो। इटावा में 3 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कल वोट डाले जाएंगे। और फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद में यहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कल मतदान होना है। और इसके अलावा कासगंज की बात करें तो कासगंज में 3 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कल वोट डाले जाएंगे। और अगले जिले को देखते हैं वो कौन सा जिला है। अगला जिला है हाथरस, जहां पर 3 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर भी कल वोट डाले जाएंगे। कन्नौज में 3 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कल पोलिंग होनी है, वोट डालना है। और इसके अलावा अगर जिले की बात करते हैं तो झांसी में 4 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कल मतदान होना है। 16 जिले हैं। अगला जिला कौन सा है? फिरोजाबाद में 5 विधानसभा सीटें हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे कल। और मैनपुरी में 4 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कल आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। इटावा की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कल वोट डाले जाएंगे। और इसके अलावा कानपुर की अगर बात करते हैं तो यहां पर 10 विधानसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें कानपुर में हैं। तो ये तीसरे चरण का महासंग्राम है। और हमीरपुर में यहां पर 2 सीटें हैं जहां पर कल मतदान होना है। और ललितपुर की अगर बात करते हैं तो ललितपुर में 2 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कल वोट डाले जाएंगे। और इसके अलावा अगले जिले की अगर बात करें तो जालौन में 3 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कल आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। 16 जिलों में वोटिंग होनी है। कानपुर देहात में 4 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कल वोट डाले जाएंगे। और आगे अगर बात करते हैं तो 10 मार्च को रिजल्ट आना है और कल इनके लिए वोटिंग होनी है। और तीसरे चरण के लिए कल वोटिंग होनी है, लेकिन चौथे चरण के लिए सियासी दल ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। बीजेपी के दिग्गज धुआंधार रैलियां कर रहे हैं और विरोधियों पर लगातार हमले भी बोल रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अलग अलग शहरों में चुनावी रैलियां की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। सुरक्षा और आतंकवाद समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव को घेरा है, जबकि बीएसपी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना बोला। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, अखिलेश यादव, बहन जी, ये राहुल बाबा देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? गरीबों का भला कर सकते हैं क्या? गोरखपुर गोलघर बम ब्लास्ट, उसमें भी 5 आदमी मारे गए, उसमें भी तारिक कासिम का नाम आया। इन सब पर मुकदमा चला और आज तारिक कासमी को 4 जिंदगियों तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 4। लेकिन मित्रों, इनको बचाया किसने? इनको छूट किसने दी? अखिलेश ने बतौर मुख्यमंत्री। क्या आप ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करोगे? क्या ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनना चाहिए उत्तर प्रदेश का? क्या बांटो और शासन करो, सरकार बनाओ, फूट डालो, जाति धर्म के आधार पर सरकार बनाओ, नफरत पैदा करके
सपा बसपा कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती मेरे दोस्तों। राजनीति यदि की जाती है तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जाती है, देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है। कहां ले जाना चाहते हैं लोग देश? हम इस बार नारा दे रहे हैं कि डंके की चोट पर हमारी सरकार बनेगी, तो वो दबे दबे कहते हैं कि नहीं, दंगे की चोट पर सरकार बनेगी। ये कोई तरीका है? वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने दिखाई दे रही है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया है। अखिलेश यादव जी चुप्पी तोड़ेंगे? आजमगढ़ को आतंकवादियों का गढ़ बनाने का काम जिन लोगों ने किया है, क्या उस पर समाजवादी पार्टी अपनी चुप्पी तोड़ेगी? इनको पुलिस पर भरोसा नहीं है, एटीएस पर भरोसा नहीं है, लेकिन आतंकवादियों को संरक्षण देने में पूरी ताकत लगा देते हैं। मैं तो कहूंगा, आतंकियों से करे प्यार, जिन्ना के कसीदे गाए हजार, यूपी पुलिस पर करे वार, समाजवादी है तुष्टीकरण के यार। ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही गुंडे, माफिया, आतंकियों को बल मिलता रहा समाजवादी पार्टी के। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने साफ किया कि 2017 से पहले राज्य सरकार यूपी में केंद्र के विकास योजनाएं लागू नहीं होने देती थी। अमित शाह ने 2017 से 2022 तक के यूपी के हर क्षेत्र में तेजी से विकास होने का दावा भी किया। मोदी जी ने जो उत्तर प्रदेश के आगे ले जाने का जो यत्न किया, प्रयास किया, वो प्रयास में सबसे बड़ी बाधा राज्य सरकार थी। कोई भी स्कीम भेजो, उसको वो अपनी वोट बैंक के सांचे में डालकर उसको सीमित कर देते थे। आप एक जाति के हो तो आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मानो राशन भेजो तो एक जाति और एक धर्म को लोगों को ही मिलेगा। घर भेजो तो एक जाति और एक धर्म के लोगों को। कोई भी स्कीम को भेजो, इसको सिकुड़ कर उसका दायरा 20% के अंदर कर देते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में फीता ही काटना, उद्घाटन करने की नौबत ही नहीं आती थी। फिर प्रोजेक्ट चलते रहते थे सालों सालों तक, प्रोजेक्ट भुला भी दिए जाते थे। मैं बीच में बाद में पूरी बात बताऊंगा, आप लोगों को थोड़ा जरा ज्यादा गंभीर हो गए, हंसाने के लिए कहता हूं। अभी अभी 2 सिंचाई योजना का उद्घाटन मोदी जी ने किया, इसकी आयु मुझसे ज्यादा है। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने जिसका भूमि पूजन किया था, उसका उद्घाटन अभी मोदी जी ने अभी किया। और 57 तो मुझे ही हो गए। 59 साल की आयु वाली वो योजनाएं थी, जिसका पत्थर भी गुम हो गया था। हमने ढूंढ ढांढ कर जवाहरलाल जी का नाम रखकर पत्थर को फिर से लगवाने का काम। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक। भारत 40 साल बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन 2023 की मेजबानी करेगा। भारत ने चीन के बीजिंग में चल रहे इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के 139वें सत्र में 40 साल बाद इसकी मेजबानी के लिए बोली जीती है। सिंगल इवेंट में भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा, आईओसी सदस्य नीता अंबानी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 139वें सत्र में आईओसी को प्रेजेंटेशन दी। भारत में दूसरी बार आईओसी सेशन होगा। इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में सेशन का आयोजन हुआ था और इसके बाद देश को 4 दशकों का लंबा इंतजार करना पड़ा। भारत से आईओसी सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला नीता अंबानी ने आईओसी सत्र की मेजबानी भारत को सौंपने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का आभार जताया। It is truly an honor to lead the Indian delegation today and share our passion and our ambition for hosting such a prestigious Olympic event. This will be the first IOC session in India in 40 years. India's next generation is brimming with a billion hopes and dreams, driven by the potential and the power of creative energy. I truly believe India is on the verge of creating something very special with the Olympic movement. It is time to write the future of sport and ignite our potential with the spirit
of Olympism. Yes, it is our aspiration to host the Olympic Games in the future. The IOC session in 2023 in India will be a catalyst that will ignite this ambition into action. अब बारी है कहता है वोटर के विनर के बारे में जानकारी देने की। शुक्रवार यानी 18 फरवरी के कहता है वोटर के विजेता हैं कानपुर के रहने वाले आशीष शुक्ला। मेरा नाम आशीष शुक्ला है, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार चाहता हूँ कि जो निचले वर्ग का विकास करे और छात्रों को रोजगार दे और किसानों को समान अधिकार दे और महिला सशक्तिकरण का प्रसार करे। तो अगर आप भी हैं उत्तर प्रदेश के वोटर और आपके पास भी है कोई चुनावी मुद्दा, तो न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दे रहा है आपको अपने मुद्दे उठाने के लिए प्लेटफॉर्म, और आप जीत सकते हैं एक स्मार्टफोन। आपको सिर्फ मिस कॉल देनी है और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिखाएगा आपके मुद्दे। तो उठाइए फोन और कीजिए मिस कॉल। नंबर है 8882 472 472।